जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या जिन्हें कि रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या जिन्हें कि इरेशनल नंबर बोला जाता है। ये जो आप लोग देख रहे होंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को यहाँ इस कारण से लाए हैं ताकि आप एक बार बेसिक के ऊपर फिर से आप उन चीज़ों को पुनरावृत्ति कर लें और उन चीज़ों को काफ़ी सही तरीके से और सही ढंग से समझ पाएँ। चलिए तो हम देखते हैं। परिमेय संख्या के संदर्भ में बोला जाता है या उनकी परिभाषा हम लोगों को बताई जाती है कि वो ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके एवं q 0 नहीं होना चाहिए। हम ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी अच्छी ढंग से सीख चुके हैं कि परिमेय संख्या जी वैसी संख्या को बोला जाता है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0। कभी आपने ये सोचा है कि ये बात क्यों बोला जाता है कि p/q के रूप में लिखा जा सके, यहाँ तक ठीक, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला जाता है? उनके आगे एक पॉइंट को और ये बोला जाता है कि p और q स्वभाज्य संख्या होना चाहिए। अब ये यार स्वभाज्य संख्या क्या है? अगर स्वभाज्य संख्या नहीं होगी तो क्या वो परिमेय संख्या नहीं होगी? इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने जा रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम देखते हैं, एक बार पहले पॉइंट के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बताया गया कि p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q का मतलब होता क्या है? तो p/q कहने का मतलब इस p को अंश बोला जाता है और इस q को हर बोला जाता है। मेरे कहने का मतलब वे सारी संख्या जिन्हें अंश बटा हर के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सकते वो सारी संख्या परिमेय संख्या। यही बात सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। कोई भी संख्या लीजिए, अगर उसे हम अंश बटा हर का रूप दे पाए तो हम उसे परिमेय बोलेंगे, अगर उस रूप में हम नहीं लिख पाएंगे तो उसे परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। लेकिन होता क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना, उनकी कुछ शर्त होती है, तो वही सारा शर्त ये सब दिया गया। और ये कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, थोड़ी सी लॉजिक की चीज़ है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये सब चीज़ आपको काफ़ी आसान लगेगा और आप गारंटी मानिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे को आप काफ़ी अच्छी तरीके से अब इस वीडियो को देखने के बाद आप सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम एक एक कर इन सारे पॉइंटों के ऊपर बात करते हैं। तो हमें बोला गया कि q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं कहने का मतलब कि हर 0 नहीं होना चाहिए। वो सारी संख्या जिनकी हर 0 नहीं होना चाहिए तभी उन्हें परिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए जरा हम समझते हैं। मान लेते कि कोई संख्या p कोई संख्या रहा होगा, हर 0 कहने का मतलब हम मान लेते कि हर अगर 0 हो जाए तो अरे एक बात आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई संख्या 5 है, उसमें अगर हम 0 से भाग लगाएंगे, सपोज डेट के लिए हम थोड़ी सी मानते कि अगर कोई संख्या 5 है, अगर उसमें हम 0 से भाग लगाएंगे तो इसको इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं। जैसा कि अगर आप लोग बोलते हैं कि 15 में 5 से भाग लगाना, तो आप लोग इसी को लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं और 5 के पहाड़ा को 3 बार पढ़ते हैं तो 15 आया तो आप काट देते हैं। अब यहाँ जरा आप लोग हमें ये चीज़ बताइए कि 0 को हम कितनी बार पढ़े कि 5 आएगा? तो वहाँ खोजते रह जाइएगा लेकिन आपके पास कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। जी हाँ, आप सही चुन रहे हैं। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं पता चला है कि 0 को कितनी बार पढ़े कि 5 आ जाए। तो इन्हीं कारण से इनका आंसर इन्फिनिटिव बोला जाता है, अनंत बोला जाता है। तो अब से अभी से ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी संख्या हो 0 को छोड़कर, 0 नहीं शामिल करना, अगर कोई भी संख्या हो बशर्ते 0 को छोड़कर उसमें अगर 0 से भाग लगाएंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इन्फिनाइट आएगा। तो इन्हीं कारण से बोला जाता है हाँ भाई p/q के रूप में लिखिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q जब भी आप 0 बना देंगे तो वो तो इन्फिनाइट आ जाएगा, उनका आंसर इन्फिनाइट हो जाएगा। तो आप परिमेय और परिमेय तो दूर की बात, वो संख्या ही नहीं रह पाएगा, तो आप कैसे पता लगा पाओगे? चलिए अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि p और q स्वभाज्य होना चाहिए। अब ये भाई स्वभाज्य का क्या लोचा है, जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि स्वअभाज्य, एक शब्द आया है स्वअभाज्य। जरा हम अभाज्य के बारे में पहले थोड़ी सी समझते हैं। अभाज्य किनको बोला जाता है? अभाज्य के बारे में अगर बताया जाए तो अभाज्य वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोला जाता है जिनके केवल और केवल सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जिनके 2 गुणनखंड हो उन्हीं को बोला जाता है कि अभाज्य संख्या। अब वो 2 गुणनखंड क्या होगा? एक स्वयं होगा और एक होगा।
नहीं समझे, ज़रा समझाते हैं। अब हम बोले कि 5 के ऊपर हम बात करते हैं, तो अगर 5 के गुणनखंडों की बात करें, गुणनखंड कहने का मतलब ये 5 जो है किस किस का संख्या से कट सकती है। तो आप बोलेंगे सर ये संख्या 1 से भी कट सकती है पूरा पूरा, और 5 से भी पूरा पूरा कट सकती है। ये चीज़ ना, ये 1 से पूरी पूरी कट जाएगी 5 बार में, और 5 से 1 बार में पूरी पूरी कट जाएगी। तो यही इनका गुणनखंड कहलाया, यही इनका क्या कहलाया, गुणनखंड। अगर हम इनकी गुणनखंड की बात करें, यही इनका गुणनखंड कहलाया। और अगर गुणनखंड की बात करें तो एक तो स्वयं है और एक है। तो अगर कोई भी संख्या आपको मिल जाए, उनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, जिनमें कि एक स्वयं हो और दूसरा एक हो। अब दूसरा ले लीजिए संख्या, कोई 23 ले लीजिए। अगर 23 का आप गुणनखंड भाग लगा दीजिएगा तो एक तो 1 से लेगा, और उनके बाद सीधा जाके 23 से ही लेगा, उनके बीच में और किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। तो इस प्रकार हम समझे कि 23, 5, इसी प्रकार से और ढेर सारी संख्या 7, ये सारी संख्या अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इनकी सिर्फ व सिर्फ 2 गुणनखंड है। हालांकि हम अभाज्य, भाज्य, पूर्ण संख्याएं क्या सब है, होल नंबर, रियल नंबर, सारी इन सारी संख्याओं के ऊपर धीरे धीरे हमारा सारा वीडियो अपलोड होने वाला है। तो आप उनके लिए घबराइए नहीं। अगर आप अभाज्य भाज्य को नहीं सीखे तो इनके जस्ट बाद मेरा अभाज्य भाज्य और सारी संख्याओं के ऊपर वीडियो आने वाला है। आप बने रहिएगा और उन सारे वीडियो को भी देख के सीख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी बात सीख लीजिए कि अभाज्य वैसी संख्या को बोला जाता है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। चलिए, अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उनको भाज्य बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब 6, अब बोलेंगे कि ये 6 किस किस संख्या से कट सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 1 से भी कटेगा, हाँ 2 से भी कटेगा, 3 से भी तो कटेगा। अब एक विद्यार्थी और बोला 6 से भी कटेगा। जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अब बताइए इनकी गुणनखंडों की जो संख्या वो कितनी होगी, 4। अगर 2 ही गुणनखंड रहता तो हम बोल देते कि ये अभाज्य है, लेकिन 2 से अधिक है तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। उसी कदर अब 20, 25 ये सारी संख्या का अगर गुणनखंडों का आप पता लगाएंगे तो वो 1 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होगा, तब हम जाके उन्हें भाज्य संख्या बोलेंगे। तो आज से अभी से याद रखेंगे कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, और अभाज्य भाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। सिर्फ यही बात ध्यान में रखना, जिनका 2 हो और जिनका 2 से अधिक हो, और इनमें जो 2 जो गुणनखंड होगा, एक स्वयं होगा, एक होगा। चलिए दूसरा, अब जरा ध्यान देते कि हमें सीखना था सअभाज्य, लेकिन हमने यहाँ भाज्य अभाज्य दोनों बातों को सीख लिया। चलिए सअभाज्य पे पढ़ाते हैं। सअभाज्य वैसी संख्या को बोला जाता है, सअभाज्य शब्द का स का मतलब होता है 2, अर्थात 2 अभाज्य संख्या। ये देखने में लग रहा है सअभाज्य, इनका अगर हम अर्थ लगाएं तो 2 अभाज्य संख्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल सही आप बोले। तो इनका मतलब ये नहीं कि आप बोल देंगे कि 5 और 7, ये 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इनका मतलब कदापि ये नहीं होता है कि 2 अभाज्य संख्याओं को स्वअभाज्य संख्या बोला जाता है। इनका मतलब होता है यह कि उन 2 संख्याओं को स्वअभाज्य संख्या बोलेंगे जिनके गुणनखंडों में, जी हाँ, जिनके गुणनखंडों में कॉमन फैक्टर सिर्फ व सिर्फ 1 आए। अब बोलेंगे आप ये क्या बोल दिए, जी हम जरा करके दिखाते क्या बोला हमने। अगर हम बोले कि 7 और 5 के ऊपर जरा विचार कीजिए, तो अब बोलेंगे कि सर 7 में 1 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा। 5 का बोलेंगे तो आप बोलेगा सर 5 में 1 से भाग लगेगा और 5 से भाग लगेगा। तो अब बताइए इन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड आया वो एक ही आया ना सिर्फ, इसी कारण से ये दोनों संख्या स्वअभाज्य संख्या कहलाएगी। अगर हम बोलेंगे कि हाँ आप 6 और 3 के ऊपर जरा बात कीजिए, तो आप बोलेंगे सर 6 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा। अब इसमें बोलेंगे तो 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा। 3 में 1 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या इसको आप स्वअभाज्य बोलिएगा? बोलिएगा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनमें 1 2, इनमें भी 2। तो 2 अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो उन्हें स्वअभाज्य संख्या नहीं बोल पाएंगे। अब यहाँ फिर से एक बार आते हैं, हम बोले कि 7 और 6 के ऊपर जरा बात कीजिए, तो 7 में बोलिएगा 1 से लगेगा और 7 से लगेगा। इनमें बोलिएगा 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन आ रहा था, 7 और 6 स्वअभाज्य संख्या होगा। तो अब बोलेंगे कि क्या सर
हम सभी बार इतना देखते रहेंगे? ये तो छोटी छोटी संख्या थी तो आपने पता लगा लिया कि हाँ ये इसमें 1 से 2 से 3 से 4 से भाग लग रहा है। अगर ये यहाँ भी आपने पता लगा लिया, लेकिन अगर बड़ी संख्या रहे 2000 3000 4000 5000, तब तो सर हम थक जाएंगे निकालते निकालते। तो बिल्कुल नहीं घबराना इसके लिए, मैं हूँ आप लोगों के लिए, मैं उनके लिए भी एक रामबाण मैं आया हूँ। चलिए देखते हैं। अगर हम बोले कि कोई संख्या मान लेते हैं 72 है और कोई संख्या मान लेते हैं 18 है। अब बोलेंगे कि इसका पता लगाने में तो सर हम थक जाएंगे ना। तो इसका पता लगाने के लिए आप सर इसको काट लेंगे। चलिए 9 से काटते हैं 2 बार में और 9 से काटते हैं 8 बार में, 2 से 4 बार में। अब जो छोटा आ गया, अब तो छोटा आ गया, ऊपर में 4 आ गया, नीचे में 1 आ गया। तो ये जो आप जो है ये संख्या का अगर 1 से 2 से और 4 से, ये 1 से सिर्फ, तो अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, अर्थात ये सहभाज्य संख्या है। तो इनकी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा, तभी जाके हम इनकी गुत्थी को सुलझा पाएंगे और काफ़ी आसानी तरीक़ा से तभी आप सीख पाइएगा। तो चलिए ये थोड़ी सी चीज़ हम के ऊपर बताए, और अब हम जब एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप पूरी क्लियर तरीके से समझने वाले। चलिए उनके ऊपर तीसरा पॉइंट जो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इनका मतलब क्या होता है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जा सके। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है जरा हम यहाँ समझाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वह संख्या जो है कभी अंत ही नहीं हो। जैसे कि कोई संख्या 1.777777777 कभी अंत ही नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, जिसका कि कभी अंत नहीं होगा। और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग का मतलब होता है कि वही रिपीट अगर करते रहे। जैसे देखिए 777 आ रहा है, अभी कभी आएगा 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8, इस प्रकार से। तो समझे, वो बोलेंगे नॉन रिपीट बट रिपीटिंग, ये रिपीट आ रहा है। लेकिन कभी क्या होगा 1.28739115 अब देखिए कोई रिपीट हो रहा है क्या? 287319157, इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। अब कोई खास टर्म रिपीट ही नहीं हो रहा, तो उसी को बोलेंगे, इनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलिए अब हम एग्जाम्पल के ऊपर बनते और आपको सारी चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते। चलिए दोस्तों, अब हमारे समक्ष आ गया एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर रेशनल नंबर पूछा या परिमेय संख्या बोला तो हम उनके अगर पी बटे क्यू के रूप में लिख देंगे तो सर बोलेंगे वो रेशनल नंबर है। अगर पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाए तो बोलेंगे सर ये रेशनल नंबर नहीं, सॉरी रेशनल नंबर नहीं होगा, अर्थात रेशनल नंबर है। चलिए तो यहाँ देखिए 2/3 जो लिखा गया क्या पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया? तो बोलेंगे जी सर ये तो पी ऊपर में पी, ये क्यू मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा गया, ये भी अंश बटे हर के रूप में, ये भी अंश बटे हर के रूप में, मतलब ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन आपको ऐसा बच्चा वाला नहीं रहने वाला, आपको इस प्रकार से सवाल लगा। चलिए 24/32 है। अब बोलेंगे सर ये तो पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया है, लेकिन अब बोलेंगे कि सर यहाँ पी और क्यू जो है ना वो सहभाज्य संख्या नहीं है। चलिए एक चुटकी में मैं बना देता हूँ सहभाज्य। चलिए आता है 8 चौके 32, 8 तिया 24, ये 3/4। अब तो बना सहभाज्य। अब इसकी कॉमन फैक्टर निकालिएगा और इनका भी कॉमन फैक्टर निकालिएगा, तो आपका आ जाएगा इनमें भी एक कॉमन, इनमें भी एक कॉमन, उनके अलावा और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगा। तो वो बन गया ना। अब चुटकी में आप पता लगा पाइएगा कि ये सहभाज्य संख्या नहीं। इसी प्रकार से इनको कट कर लेंगे, इनको काट के छोटा संख्या बना के सहभाज्य पता कर लेंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। अब ये भी पी बटे क्यू के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में भी है, और दूसरा नियम ये भी पालन कर रहा है कि ये सहभाज्य भी भाई नहीं है। चलिए अगर कभी कभी ये सवाल हमसे पूछ दे कि क्या 28/72 परिमेय संख्या है क्या, तो आप बोलेंगे कि हाँ, हाँ जी हाँ, आप बोल देंगे सीधा सीधा हाँ, क्योंकि इसके काटने के बाद भी तो पी बटे क्यू ही प्राप्त होने वाला है, तो हम काहे उतना दिमाग लगाएं। लेकिन अगर कहीं हमें सवाल में यूज करना है तो हम काट के यूज करेंगे। लेकिन अगर हम कोई डायरेक्ट पूछे तो हम यहाँ से जवाब दे देंगे कि हाँ सर ये पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा हुआ भी है, काटेंगे तो भी तो पी बटे क्यू के रूप में ही लिखा जाएगा। तो चलिए ये परिमेय संख्या होगा। चलिए अब आगे के लिए हम बढ़ें। यहाँ √4 है, तो √4 कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 2। अगर 2 × 2 तो इसको जो है सॉरी 2 2 आया तो 2 लिख सकते हैं। अगर 2 है तो इसी 2 को क्या 2/1 नहीं लिख पाइएगा। अगर हम बोले कि किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दे या किसी संख्या में 1 से गुणा कर दे तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर हम 2 में 1 से भाग देंगे तो भी 2 रहेगा, अगर 2 में 1 से गुणा किए तब भी 2, अगर भाग दिए तब भी 2 ही रहने वाला है। तो उनके लिए कहीं घबराना नहीं है। तो यहाँ अगर 4 आ जाएगा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको 4/1, तो अर्थात पी बटे क्यू अंश बटा और अंश बटा हर के रूप में लिख दिए।
चलिए यहाँ 4, 3, -23, -12 ये सारी संख्या क्या है, इसके बट्टे में एक नहीं डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल एक डाल सकते हैं। अगर एक डाल दिए तो p/q के रूप में लिखा गया तो हो गया ना परिमेय संख्या। चलिए अब यहाँ आते हैं 4 दूनी 8, ये इसको ये पूर्णांक के रूप में दिया गया तो 2 पूर्णांक 3/4 पूर्णांक तोड़ने के लिए आप लोग बच्चे में काफ़ी अच्छी तरीके से जाने होंगे। तो 4 दूनी 8 और 3 मतलब कि इनको गुणा किया जाता है और इनको ऐड कर दिया जाता है पूर्णांक में। तो 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11/4। तो 11/4 तो ये p/q के रूप में तो ऑलरेडी लिखा गया तो बोलेंगे परिमेय संख्या। ये आ गया 8 पंचे 40, ये 8 पंजा 40 और +3 मतलब कि 43/5 ये भी p/q के रूप में लिखा गया तो बोल देंगे परिमेय संख्या। लेकिन क्या सर सभी जगह इस प्रकार से पूर्णांक तोड़ते रहेंगे? ये छोटी संख्या थी तो आपने तोड़ दिया, लेकिन बड़ी संख्या जब रहेगी तो घबराना नहीं है दोस्तों। बड़ी संख्या रहे छोटी संख्या रहे, प्रत्येक में अगर पूर्णांक में देखेंगे संख्या को तो आप सीधा आपका जवाब अब आपको देना है कि इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। जो भी संख्या पूर्णांक में हो तो ये सारी संख्या परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि जब भी पूर्णांक आप तोड़ रहे हैं तो p/q के रूप में ही लिखा रहा है। चलिए तो आप बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या भी होगी। अब बाप रे बाप ये क्या आ गया, यही तो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये जी सर हमने जो बात किया था ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, मतलब कि ये कहीं रुक नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये रिपीट भी हो रहा है, सेम ही संख्या का रिपीट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है कि जब भी कोई संख्या रुकिए नहीं, रुकिए नहीं, जब भी कोई संख्या रुकिए नहीं, बढ़ते जाए, लेकिन एक शर्त और, लेकिन बढ़ने के क्रम में कुछ संख्या रिपीट होता रहे। देखिए इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी कुछ रिपीट हो रहा है, इसमें भी कुछ रिपीट हो रहा है, तो वो परिमेय बोलेंगे। अन्यथा इस रूल का अगर फॉलो नहीं करें तो उसे परिमेय नहीं बोलेंगे। चलिए एक बार हम इनको जरा p/q के रूप में लिख के दिखा देंगे आप लोगों को, तभी ना विश्वास होगा कि हाँ सर ये परिमेय संख्या होगी। चलिए हम लिख के बताते हैं। 1.5 पे रेकरिंग दे सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर रेकरिंग और बार वाले क्वेश्चन के ऊपर हमने एक सटीक वीडियो बनाया, जाके आप वहाँ देखिए और इस ट्रिक का पूरा बखूबी रूप से सीख जाइए। चलिए अगर 5 5 5 बढ़ता जा रहा है तो 5 के ऊपर टोपी पहना दिया अर्थात रेकरिंग दे दिए। अब इसी को हम क्या नहीं लिख सकते 1.0.5 रेकरिंग। अब इसी को हम लिख दिए 1 प्लस और 5 पे पावर रेकरिंग है तो इसको 5 पे बटे 9। अब जितनी पे पावर, जितने पे रेकरिंग रहता है उतना नीचे में 9 और जितने पे रेकरिंग नहीं रहता उतना नीचे में 0 आता है। ये चीज़ हम एक वीडियो में समझाए। अब इसी को हम लिख सकते हैं 1.5/9। अब इसी को कोई स्टूडेंट अगर तोड़ के लिख दे तो वही आ गया 9 5 14/9। तो हम इस रूप में भी लिख दें तो भी वही। तो अब इसे p/q के रूप में लिखिए ना बाबू, अगर लिख दिए तो ये परिमेय संख्या तो होगा ही, तो परिमेय संख्या हो गया। चलिए इसी प्रकार से अब ये सॉल्व करके हमें कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए एक सवाल यहाँ आते हैं। चलिए यहाँ आ रहा है कि 3.2828 का हो रहा था, यहाँ 28 पे पावर रेकरिंग दे दिया। अब इसको 3 प्लस 0.28 रेकरिंग लिख सकते हैं। इन्हीं को हमने बोला कि 3 प्लस 28, क्योंकि 2 पे रेकरिंग था तो 2 9 लिख दिए। अब इसी को 3 पूर्णांक 28/99 लिख सकते हैं। अब जो भी पूर्णांक मिलेगा तो यहाँ पूर्णांक वाले सवाल में हमने बोल दिया है कि ये p/q के रूप में लिखाएगा, तो ये अर्थात परिमेय संख्या ही हुआ। चलिए अब यहाँ आते हैं 3.133 हो रहा है, मतलब कि सिर्फ व सिर्फ 33 इस प्रकार से बढ़ता रहा है। ये 3.13 पे पावर सिर्फ रेकरिंग हो रहा है, एक पे नहीं, क्योंकि एक थोड़ी भागते जा रहा है, सिर्फ 3 भागते जा रहा है। इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे भाई, इसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे। घबराओ है, जितने पे रेकरिंग था 1 9, जितने पे रेकरिंग नहीं था 1 0। अब इसी को क्या ये नहीं लिख सकते 13/90, जब भी पूर्णांक के रूप में है तो क्या बोलेंगे, ये इसे p/q के रूप में हमने लिख सकते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गई। चलिए अब बिना समय को गवाए अब अपरिमेय का भी कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं, तो ही हम सटीक इस रूल को सीख पाएंगे। चलिए तो हम बोलते हैं √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है। क्यों सर, क्योंकि इनकी जो वैल्यू जो होती है वह 1.4142135 623 इसी प्रकार से बढ़ते जाना। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन रिपीट ये नहीं हो रहा है। जी हाँ सही सुन रहे आप, यहाँ परिमेय में रिपीट हो रहा था तब आप परिमेय बोले, लेकिन यहाँ संजोग बस रिपीट नहीं हो रहा। देखिए ना
414 आया, 213, 56, मतलब कोई संख्या रिपीट ही नहीं हो रही। अगर रिपीट नहीं हो पाएगी तो आप सर बार कैसे लगा पाइएगा। ये जो आपने टोपी जो पहनाया है, किसको टोपी पहनाइएगा, जो रिपीट होगा वही ना। यहाँ कोई रिपीट ही नहीं आ रहा तो किसको टोपी पहनाएंगे। अगर टोपी नहीं पहनाएंगे तो P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे। अगर नहीं बदल पाएंगे तो उसको परिमेय कैसे बोलेंगे, तो उसी को परिमेय बोल दिए। यही चीज़ है। चलिए अब देखिए, लेकिन किसी सवाल, किसी व्यक्ति के सवाल में, किसी विद्यार्थी के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर हम √2 का जो वैल्यू हमने यूज किया 1.414। जी हाँ बाबू, आप सही है, आप यूज किए होंगे सवाल को बनाने में। लेकिन होता क्या है ना कि ये बहुत रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप कभी कभी जगह पे अगर कोई भी संख्या अंत नहीं हो रहा है तो उसके किसी छोटे वैल्यू को लेकर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि इनका कोई इसी के एग्जैक्ट वैल्यू का थोड़ा सा पार्ट लेके आपको सवाल बनाने के लिए, इस वैल्यू को यूज करने के लिए मैथमेटिशियन बोल दिया करता है। उनके लिए आपको घबराना है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू √2 का ये नहीं, यही होता है सर। नहीं आप हो तो ज्ञात कर सकते हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा ये वैल्यू आएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर √3 के वैल्यू की बात करें तो वो आ जाएगा 320508007, इसी प्रकार से। अब अगर हम √18 की बात करें तो √18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, और इसको लिख सकते हैं, सॉरी 9 अब आ गया तो ये 3 बाहर आ जाएगा, जबकि √2 अंदर में आ जाएगा, और 3 का 3, और √2 का तो वैल्यू ये आ गया 1.4142135623, इसी प्रकार से। तो ये तो फिर वही रिपीट ही नहीं हो रहा, तो ये बोलेंगे। तो अब बोलेंगे क्या सर आपने जो ये जो ट्रिक बताया है, क्या सभी जगह हमको ये तो √2 √3 √5 इन सबों का वैल्यू हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्या। नहीं, आपको ध्यान नहीं रखना, आपको नहीं ध्यान रखना है। आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना है कि वैसी संख्या जो रूट के बाहर स्वतंत्र रूप से आ सके उनको परिमेय बोलेंगे, जो रूट के बाहर नहीं निकल सके उसको अपरिमेय बोल देंगे। चलिए एक बार देखते हैं, यहाँ 36 जो है, 36 को क्या आप नहीं लिख सकते 6 गुना 6, अगर 2 6 है तो 1 6 रूट के बाहर स्वतंत्र रूप से आ गया। अब हमको जरा बताइए तो सर क्या 37 रूट के बाहर आ पाएगा, आ पाएगा, कभी भी नहीं आ पाएगा। तो क्या इसको बोलिएगा परिमेय, नहीं बोलेंगे, ये अपरिमेय संख्या हो गई। ये √37 हो गया, √37 ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बोलेंगे √8 में तो सर आपने बोला तो 3 तो बाहर आ गया, लेकिन 2 तो फंसा रह गया बेचारा, अगर 2 फंसा रह गया तो 1 भी फंसा रह गया, तो ये बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या। अब आप समझ गए होंगे। चलिए आप पाए के ऊपर बात करते हैं। पाए के ऊपर तो ढेर सारी गुत्थी बताई गई, कोई विद्यार्थी परिमेय, कोई अपरिमेय, कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आज हम आपको सटीक चीज़ बताने जा रहे हैं। एग्जैक्ट रूप में पाई का जो वैल्यू जो होता है वो होता है 3.1459265, ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है पाई का। लेकिन बोलेंगे कि क्या सर पाई का मान तो हम कभी कभी 22/7 यूज करते हैं, जरा 22 में 60 से भाग दे दीजिए कैलकुलेटर पे, देखिए उनका वैल्यू आ रहा होगा आपके पास 1.4128571,429, यही वैल्यू आपके पास आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू और इस वैल्यू में, यहाँ देख रहे होंगे कि 3.14159 इस प्रकार से आते हैं। सॉरी ये रिपीट होते जाएगा, अभी ये बढ़ते जाएगा, लेकिन ये यहाँ जाके रुक जाता है। तो वैज्ञानिक किया क्या, सॉरी गणितज्ञ ने, वैज्ञानिक ने, गणितज्ञ करता क्या है कि ये जो हमारे पास पाई का जो वैल्यू आया था 3.1415926 इसी प्रकार से बढ़ता गया। तो ये 22/7 को अगर 22 में 7 से भाग दिया तो उनका वैल्यू इससे थोड़ी सी सिमिलर प्राप्त हुई। देखिए ना 1.4159 और यहाँ 1.12, मतलब कि यहाँ तक कुछ कुछ सिमिलर आई। और कोई भी संख्या दशमलव के 2 पूर्णांक या 3 पॉइंट तक ही लिया जाता मान्य होता है। तो देखा यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू जो होगा वह सिमिलर प्राप्त हुआ, समान प्राप्त हुआ। तो बोल दिया कि हाँ भाई पाई का जो मान जो होगा ना, अब से अगर हम 22/7 भी यूज करेंगे तो भी हमारा सवाल गलत होने वाला नहीं है। तो इसी कारण से पाई का मान 22/7 भी बताया जाता है, जो कि 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो होगा वो अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान यही होता है, लेकिन 22/7 में P/Q के रूप में आप लिख चुके हैं, इनको P/Q के रूप में नहीं लिख पाइएगा, लिख देंगे क्योंकि ये यहाँ जाके खत्म हो रहा है। अब यहाँ काटेंगे इतना 0 आ जाएगा, बोल देंगे परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे। तो अभी यहाँ खत्म नहीं होता है परिमेय और परिमेय संख्या, अभी ढेर सारा चीज़ और सीखने वाले हैं परिमेय और परिमेय संख्या में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं, उन सारे क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। हाँ, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो थोड़ा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। धन्यवाद।